गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 चैप्टर एटम्स से रिलेटेड ये टॉपिक है बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स। जैसा कि हम लिमिटेशन में बता चुके हैं कि जो बोर्स ने अपनी थ्योरी दी उसके लिमिटेशन में एक लिमिटेशन ये था कि वो केवल हाइड्रोजन रिलेटेड एटम, एक ऐसा एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना हो, तो इनका मॉडल केवल सेटिस्फाई किसके लिए था? ऐसे एटम के लिए जिसके इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो ऐसे एटम्स में हमने बोर्स थ्योरी ने ऑर्बिट्स जो है सिंगल नहीं लिया। अब जैसे मान लीजिए एक एटम है, इस एटम का एक न्यूक्लियस है। अब ये जो एटम है ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन रिलेटेड एटम है। तो इसके न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो Zd कंसीडर कर लिया जाए, और एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और दोनों के बीच की डिस्टेंस r। तो ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो किसी न किसी वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा, किसी न किसी वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा। इसका कोई ना कोई एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिवली चार्ज होता है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में एक फोर्स और लगता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों फोर्स जिम्मेदार होते हैं इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और अपने ऑर्बिट को छोड़ नहीं रहा है, तो इट मीन्स इसके लिए दो फोर्स जिम्मेदार हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टू कीप द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और वो अपने ऑर्बिट को नहीं छोड़ रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स हम जानते हैं mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है स्मॉल k। और ये जो दो चार्जेस हैं, न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो Zd है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो E है, Zd × E, और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस r है, इट मीन्स r²। ठीक है, तो वेयर व्हाट इज k? k की वैल्यू 1/4πε0 होती है। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू
9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये के की वैल्यू है। हम के की वैल्यू ना रख करके हम सीधा के रखेंगे। देखिए इस आर से ये आर स्क्वायर कट हो जाएगा, स्क्वायर कट हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू ये आपका आया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। हम जो ये डेरिवेशन तैयार कर रहे हैं, ये डेरिवेशन हम यही रेडियाई निकालने के लिए, इस ऑर्बिट का जो रेडियस है ये निकालने के लिए ही हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर के बराबर होता था, और ये एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल था। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 2 को हम स्क्वायर करेंगे और इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 एंड डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, तो होगा क्या, ये बन जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 2 है, जिसको हमने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया ये मिला, इसका स्क्वायर किया ये मिला। अब इक्वेशन 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, एम वी स्क्वायर एंड दैट इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इस रिलेशन को समझिए। ये रिलेशन क्या कह रहा है, हमने इक्वेशन 2 का स्क्वायर किया और इक्वेशन 1 से डिवाइड किया। अब देखिए इसमें कुछ कटिंग एलिमेंट होंगे, यम से एम स्क्वायर कट जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर पूरा कंप्लीट कट जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे ऊपर और सबसे नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम न्यूमरेटर में लिखते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर आर, और ये जो मिडिल टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब इस r से ये r स्क्वायर कट हो जाएगा, और कुछ कट हो रहा है नहीं, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एम आर, ये m बचा, ये r बचा, और यहाँ बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर
के जेड ई स्क्वायर। ये एम आर की वैल्यू आई। इस एम आर में ये एम को हम यहाँ से ले जाएंगे नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, एम आर से हम या आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर यम। ठीक है, ये यम हम यहाँ ले गए हैं, तो हमको एक रिलेशन मिला, एक रिलेशन हमें मिला। ये रिलेशन हमें क्या बताता है कि रेडियस ऑफ एटम क्या होगा। ठीक है, अब ये रेडियस डिपेंड किस पर कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें ऊपर से एन स्क्वायर और नीचे से जेड, ये एन स्क्वायर और जेड को हम ब्रैकेट में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्बिट चेंज होगा, ठीक है, ऑर्बिट चेंज हो सकता है। अब इसके अलावा क्या क्या बचा, एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा हमने इसलिए किया कि इससे हमें ये पता लग रहा है कि R इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। R जो है वो आपका प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। इसको ध्यान देना है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, इसका जो पहला ऑर्बिट है, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो इसका रेडियस होगा 1, और अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो इसका रेडियस होगा 4 बाई 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और अगर हम तीसरा ऑर्बिट लेते हैं तो n की जगह पे 3 रखेंगे तो ये मिलेगा 9। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारा जो रेडियस है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। और किस रेशियो में इंक्रीज कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर के टर्म में ये इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो हमने ये रेडियस जाना कि रेडियस हम कैसे निकालेंगे। अब इस टर्म को हमको याद रखना है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, हमने स्टार्टिंग में इसकी स्टार्टिंग कैसे की थी, स्टार्टिंग की थी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो mv स्क्वायर अपॉन r, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, और बोर्स पोस्टुलेट हमें क्या बताता था कि जो एंगुलर मोमेंटम है L इक्वल टू mvr, ये आपका किसके बराबर होता था, NH अपॉन 2 पाई। तो ये दो चीज़ें स्टार्टिंग पॉइंट थे।
इन दोनों से हमें पता लगाना है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी के लिए हम ये वाला इक्वेशन लेंगे और इस इक्वेशन से हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा, NH/2π, और यहाँ से m और r चला जाएगा इधर, ठीक है। अब ये जो r की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, यही r की वैल्यू हमको यहाँ पर रखनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। इन इक्वेशन 3 तो v की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगी NH/2πm। अब बताइए, अगर हमें r की वैल्यू पुट करनी है तो हम ये जानते हैं कि r यहाँ पर डिनोमिनेटर में है और हमें r की वैल्यू ये दी गई है। तो होगा क्या कि ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 4π² kZme²/n²h²। यहाँ पर हमने r की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, m से m कट रहा है, पाई से ये पाई का स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 4 2 आ जाएगा, n से n², ठीक है, h से h², तो यहाँ तो पूरा कट गया। तो v इक्वल टू क्या आया, 2π kZe²/NH, ये हमको मिला है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो Z है और ये N, इसको अलग कर लेंगे, जैसे यहाँ पर अलग किए थे। तो ये हो जाएगा Z/N, तो बाहर मिलेगा 2π ke²/H, ठीक है। तो v की वैल्यू ये है। तो जैसे हमने यहाँ पर रिलेशन तैयार किया था रेडियस के लिए कि रेडियस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² हो जाएगा, तो वैसे ही वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, वेलोसिटी आपके प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/n के। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 1/n के। तो इससे क्या पता लगता है कि जो पहले ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी, अगर हम n की जगह पर 1 रखते हैं, n की जगह पर 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, और n की जगह पर अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगी, दूसरे ऑर्बिट पर जो इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी। और अगर 3 रखते हैं तो तीसरे ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या नोटिस किया कि हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है और रेडियस धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो अब हम इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन एटम से। इस रिलेशन के लिए
अगर हम ये चेक करते हैं कि फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू 1 होती है, हाइड्रोजन एटम में Z 1 रहेगा। और अगर हम ऑर्बिट लेते हैं, पहला ऑर्बिट, अगर ऑर्बिट हम लेते हैं, पहला ऑर्बिट लेते हैं, ठीक है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग R1 की वैल्यू क्या होगी? ये यहाँ 1 रखना है, यहाँ 1 रखना है, तो केवल इतना ही मिलेगा, h² अपॉन 4π² Km E²। ये वैल्यू हमें मिलेगी हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट के लिए, ठीक है। अगर दूसरा ऑर्बिट लेंगे तो n की जगह पे हमको 2 रखना होगा, तीसरा ऑर्बिट लेंगे तो n की जगह पे 3 रखना पड़ेगा, लेकिन Z आपका क्या रहेगा? हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होता है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में एक ही सिंगल ऑर्बिट होता है, उस सिंगल ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें इतने सारे ऑर्बिट कहाँ से आ रहे हैं? तो हम ये ऑर्बिट इसीलिए फेल हुआ था क्योंकि ये केवल हाइड्रोजन एटम के लिए सही है, और हाइड्रोजन एटम में कुल मिलाकर के केवल 1 ऑर्बिट होता है। अगर हम कोई दूसरा ऑर्बिट लेंगे तो ये रेडियस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, रेडियस ऑफ एटम चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या हाइड्रोजन एटम के रेडियस मतलब ऑर्बिट का रेडियस या इलेक्ट्रॉन का रेडियस चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जाता है। तो ये हमने जाना कि किस तरीके से हमें रेडियस पता लगेगा, किस तरीके से हमें वेलोसिटी पता लगेगी। अच्छा, इसको देखिए, अगर हम इसको भी कंपेयर करें फॉर हाइड्रोजन एटम, तो Z की वैल्यू 1 होगी, और अगर हम पहला ही ऑर्बिट ले लें तो इस रिलेशन में Z की जगह 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो V1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 2π K E² अपॉन H। ये तो आपका 1 हो गया है ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, हाइड्रोजन एटम के लिए Z = 1 और पहला ऑर्बिट n = 1 अगर हम लेते हैं तो R1 की वैल्यू हमें मिलती है h² अपॉन 4π² Km E²। ये जो रेडियस है ये किसका है? ये रेडियस है हाइड्रोजन एटम का है, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसका रेडियस r है। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखिए, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। अगर हम h की वैल्यू यहाँ रखते हैं 6.6 × 10⁻34 होल स्क्वायर, 4π², ये आपका m है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, k की वैल्यू है 9 × 10⁻9, और ये E² मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 होल स्क्वायर। जब ये वैल्यू हम रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 5.29 × 10⁻11 मीटर, और ये आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। इट मीन्स
जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इसकी nth ऑर्बिट ही फर्स्ट ऑर्बिट होती है। हाइड्रोजन की nth ऑर्बिट ही फर्स्ट ऑर्बिट होती है। तो ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का रिलेशन निकाला कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। अगर हम इस वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच एंड दैट सी की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.14 × 10⁻⁻⁶ और इसको सॉल्व करेंगे 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 × 10⁸ ये आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर हमें ये कुछ रिलेशन ऐसा मिलेगा, इसको ये वैसे का वैसे ही उतार दिए हैं, और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1/137 आएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन क्या है। प्रूफ करिए 1/137। तो अगर आपने सारे टर्म की वैल्यू अगर आपको मालूम है और इसकी तरह आप वैल्यू इसमें भी पुटअप करेंगे तो देखिएगा यही सॉल्व करने पर आएगा और ये 1/137 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में देखिए, हर ऑर्बिट एक एनर्जी सेल की तरह काम करता है और उसकी कोई ना कोई एनर्जी होती है। एक इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, ठीक है। तो अब हम एनर्जी के लिए सबसे पहले हम फिर उसी रिलेशन में आते हैं। स्टार्टिंग रिलेशन में हमने क्या निकाला था? सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स है आपका mv²/r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है kZe²/r²। ये रिलेशन था हमारे पास। तो इस r से अगर इस स्क्वायर को कट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा mv² kZe²/r। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv²। तो क्या इसको हम लोग ½ mv² में चेंज कर सकते हैं? अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 और ½ को मल्टीप्लाई करके इस mv² में मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं।
तो ये बन जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब ये इतना टर्म किसके बराबर हो गया? इतना टर्म आपके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं 2k इक्वल टू स्मॉल के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? स्मॉल के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये 2 आपका नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक रिलेशन तैयार होगा कि एक इलेक्ट्रॉन में कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। तो वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी of electron in an orbit, in an orbit। अब हम जानेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हाउ कैन वी कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इस पर चार्ज है Ze और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E, जो कि निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। दोनों के बीच में अगर हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है U की वैल्यू होगी स्मॉल के, इसमें चार्ज जो पॉजिटिव है उसके साथ पॉजिटिव लगाएंगे और ये आपका माइनस ई हो जाएगा। और नीचे आर स्क्वायर नहीं रहता है, आर रहता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में यहाँ आर स्क्वायर रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में, ये पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ आर रहेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव, U की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। अच्छा देखिए, K की वैल्यू क्या है? ये है। ये वैल्यू आपको कहीं दिखाई दे रही है? ये वैल्यू ये दिख रही है। तो इसकी वैल्यू है 2k। तो क्या हम इसकी जगह पे 2k यहाँ पुटअप कर सकते हैं? तो U की वैल्यू हो जाएगी -2k। U की वैल्यू हो जाएगी -2k। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगी। काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी है? जेड है। काइनेटिक एनर्जी है आपका के, या एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को के ही लिख लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को -2k लिख देते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को k, पोटेंशियल एनर्जी को -2k, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -k। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? दैट इज इक्वल टू -k जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r।
तो ये जो रिलेशन हमको मिला है, ये टोटल एनर्जी का रिलेशन मिला है। ये जो रिलेशन मिला है ये हमें किसका मिला है? टोटल एनर्जी का रिलेशन। इसको आप लोग पहले उतार लीजिए। तो इसके आगे भी एक टॉपिक है फॉर वेवलेंथ। देखिए, एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सेल हमने या ऑर्बिट निकाला -kZe²/2r। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने रेडियस ऑफ एटम क्या निकाला था? n²h²/4π²mkZe²। तो ये जो r की वैल्यू है, इसे हमें टोटल एनर्जी में जहाँ R लिखा हुआ है यहाँ पुट करना है। तो टोटल एनर्जी आपको क्या मिली है? -kZe²/2r। बट R की वैल्यू क्या है? n²h²/4π²mkZe²। ये वैल्यू है आपकी R की। अब ये R की वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ R in equation 4. What is the value of T? -kZe²/2। R नहीं लिखेंगे। तो R की वैल्यू पुटअप करने के लिए मैंने आपको बताया था, R का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 4π²mkZe²/n²h²। अब इसमें अगर हम कट करते हैं तो ये 2 से ये 4 कट हो जाएगा, 2 आएगा, और मेरे ख्याल से कुछ कट नहीं होना है। तो दैट इज इक्वल टू -k² Z² है e⁴ मल्टीप्लाई 2π², ये 2π² mk, इतना टर्म आपको ऊपर मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा? n²h²। ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि ये Z² और इस n² को अलग ले लेंगे। तो ये हमको यहाँ मिलेगा Z²/n², और इसके अलावा हमें क्या मिलेगा? तो इसको सबसे आगे रखेंगे, 2π², फिर ये हो जाएगा m। अच्छा, ये k² रहेगा। ये देखिए, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, तो m। अच्छा, k तो हम ले चुके हैं ना, m k² e⁴, और नीचे आएगा h²। तो ये आपकी वैल्यू आएगी T की। ठीक है। और ये वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी, है ना।
तो क्योंकि ये टर्म थोड़ा सा लग रहा है देखने में बहुत बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी जगह पर -RHC R का यूज किया है। ये R क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट है। और इस RHC की वैल्यू इस पूरे के इक्वल है। तो माइनस यहाँ उतार दिए, RHC ये हो गया Z²/N²। ठीक है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं और N की वैल्यू 1 ले लेते हैं, है ना, तो ये RHC की वैल्यू बेटा -13.6 होती है। कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये नोट किया गया कि RHC की वैल्यू होती है, RHC की वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसकी जगह पर 13.6 रख सकते हैं। और अगर हाइड्रोजन एटम के लिए इसको रिलेशन तैयार करें तो Z की जगह 1 रखना है और N की जगह पर 1 रखना है। तो ये हमको क्या मिलेगा? देखिए, अगर हाइड्रोजन में Z की जगह 1 रखेंगे, N की जगह 1 रखेंगे, तो टोटल एनर्जी हमको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या मिलेगी? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मिलेगी -13.6 1/1², दैट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब अगर हम सेकेंड ऑर्बिट लेते हैं तो मतलब अगर मान लीजिए, देखिए हाइड्रोजन एटम में तो सिंगल ऑर्बिट होते हैं, लेकिन बोर्स थ्योरी इसीलिए तो फेल हुई। बोर्स थ्योरी ने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स लिए, लेकिन उसका यूज उन्होंने केवल हाइड्रोजन एटम पर करके दिखाया। तो T2 लेंगे तो ये -13.6 हो जाएगा। Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होती है, लेकिन अगर ऑर्बिट दूसरा ले रहे हैं तो यहाँ पर 2² रखेंगे और ये -13.6/4 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 3 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आया? ये जैसे कोई न्यूक्लियस है, इसके पहले ऑर्बिट की एनर्जी इतनी है और दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? 1/3² -13.6/9, तो ये हो जाएगा -1 446 और 9 5 जब 45, लगभग -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी तरीके से T4 निकालेंगे, T5 निकालेंगे, T6 निकालेंगे, T7 निकालेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि किसी एटम में 7 ऑर्बिट्स होते हैं, मैक्सिमम 7 ऑर्बिट्स होते हैं। तो आप इस 7 ऑर्बिट्स के इसी तरीके से एनर्जी निकाल लीजिए। ठीक है। तो एनर्जी निकालने के बाद हमको ये देखना है कि जब किसी ऑर्बिट में जिसकी एनर्जी E1 है
एक दूसरा ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी E2 है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, अकॉर्डिंग टू बोर्स फोर्थ पोस्टुलेट्स, बोर्स का जो चौथा पोस्टुलेट था वो ये कहता था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from lower energy cell to higher energy cell, तो दोनों एनर्जी का डिफरेंस बेटा एच न्यू के बराबर होता है, फोटॉन एनर्जी के बराबर होता है। जब ऐसा करते हैं तो एक एनर्जी ट्रांसमिट होती है, वो होती है फोटॉन एनर्जी। ये बोर्स ने फोर्थ पोस्टुलेट में बताया। तो जो हम निकाल रहे थे टोटल एनर्जी, वो हमारी टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या तैयार हुआ था, E2 की जगह पर हम रखेंगे माइनस RHC Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, और ये माइनस लेंगे, फिर E1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस RHC, इसको हम कैपिटल ब्रैकेट ले लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू H न्यू। देखिए ये वैल्यू थी, E2 की वैल्यू हमने निकाली थी, ऊपर Z स्क्वायर रहेगा, नीचे N स्क्वायर रहेगा। तो अगर हम सेकेंड एनर्जी सेल ले रहे हैं तो हम यहाँ पर भी सेकेंड ऑर्बिट लेंगे, और अगर हम पहला एनर्जी सेल ले रहे हैं तो पहला ऑर्बिट लेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस RHC Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, दिस माइनस माइनस इज प्लस RHC Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर इक्वल टू H न्यू। हाइड्रोजन के लिए बेटा Z की वैल्यू 1 होती है। तो फॉर हाइड्रोजन Z इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, RHC कॉमन है। दोनों में पॉजिटिव टर्म कौन है, ये 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू H न्यू। ये क्या है, न्यू। तो हमने यहाँ देखा कि हमें एक रिलेशन मिला, RHC इक्वल टू, ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RHC 13.6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RHC 13.6। तो H न्यू की वैल्यू हमें मिली 1 अपॉन RHC 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर।
अब ये एच सी को हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एच न्यू अपॉन एच सी इक्वल टू आर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब यहाँ एच एच कैंसिल हो जाएंगे। न्यू अपॉन सी क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यू अपॉन सी रिप्रेजेंट करता है 1 अपॉन लेमडा। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो ये हमें एक रिलेशन तैयार हुआ किसके लिए? वेवलेंथ के लिए। ठीक है, तो वेवलेंथ का रिलेशन से हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि दो एनर्जी सेल में जो इलेक्ट्रॉन जंप करके एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वो फोटॉन एनर्जी रिलीज करता है। फोटॉन एनर्जी रिलीज करता है। तो फोटॉन एनर्जी जो रिलीज करता है तो उसमें कोई ना कोई स्पेक्ट्रम होता है। वो स्पेक्ट्रम या तो अल्ट्रा वायलेट हो सकता है, या तो विजिबल लाइट हो सकती है, या तो इंफ्रारेड हो सकती है। तो ये जो 3-4 लाइट मैंने आपको बताई, उनकी वेवलेंथ निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अनबामर क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, ये हाइड्रोजन का एटम है और ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन करते क्या हैं? वो अगर हम इस एटम को एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट, अपने लोअर सेल के ऑर्बिट को छोड़ करके हायर सेल में चले जाते हैं एंड आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड वो फिर वापस अपने ही ऑर्बिट में लौट के चले आते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया एनर्जी सेल, उनकी एनर्जी, टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ये कैलकुलेट की गई है। पहले सेल के लिए ऑर्बिट इतना होना चाहिए, दूसरे के लिए इतना होना चाहिए, तीसरे के लिए इतना, चौथे के लिए इतना, पांचवें के लिए कुछ होती है, छठवें के लिए, सातवें के लिए धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ये आपका n = 1 पहले सेल की एनर्जी इतनी होती है। पहले सेल की एनर्जी 13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दूसरे सेल की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तीसरे सेल की एनर्जी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। चौथे सेल की एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ऐसे हर सेल की एक एनर्जी होती है और ये एनर्जी ना तो ट्रांसमिट होती है ना तो एब्जॉर्ब होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी सेल में रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो इसी में ही रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम तैयार करने के लिए कई सीरीज तैयार हुई। जैसे
पहली सीरीज आपकी कौन सी तैयार हुई थी? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में होता क्या था? लाइमन सीरीज में पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से लौट करके आते थे। जैसे ये पहला ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है, ये पांचवा ऑर्बिट है। तो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से भी आ सकता है, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट से भी आ सकता है, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट से आ सकता है, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पांचवें ऑर्बिट से भी आ सकता है। मतलब उसको आना है फर्स्ट ऑर्बिट में ही आना है। तो ये जो सीरीज तैयार हुई, इस सीरीज को कहा गया लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज कहा गया? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में हाइड्रोजन एटम के जितने भी ऑर्बिट हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो इससे जो स्पेक्ट्रम तैयार हो रहा है हाइड्रोजन का, उस सीरीज को कहा गया लाइमन सीरीज। तो दिस सीरीज इज लाइमन सीरीज। और दूसरी सीरीज है आपकी बामर सीरीज। दूसरी सीरीज का नाम है बामर सीरीज। बामर सीरीज में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। तो सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है वो थर्ड से करेगा, फोर्थ से करेगा और फिफ्थ से करेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है, इसमें ऑर्बिट एक 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ऐसे कई ऑर्बिट हो सकते हैं। तो यहाँ से भी जंप करके यहाँ आ सकता है। उसको आना किस में है? सेकेंड ऑर्बिट में आना है। हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है तो इस कंडीशन में जो हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तैयार होता है, उस सीरीज़ को हम लोग कहते हैं बामर सीरीज़। उसी तरीके से थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट से आता है अगर जंप करके आता है तो उस सीरीज को हम लोग कहते हैं पाश्चन सीरीज। कौन सा सीरीज कहेंगे? ये पाश्चन सीरीज है। अब अगर फोर्थ ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है हायर सेल से, तो जो स्पेक्ट्रम तैयार होगा वो आपका मिलेगा ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में मिलेगा। और अगर फिफ्थ ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है तो जो सीरीज हमको मिलेगी वो मिलेगी फोंड सीरीज। तो इसमें जो हमें लाइमन सीरीज मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है और कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक जा रहा है। देखिए, ये पहले सेल में, यहाँ से देखिए पहला सेल,
ये फिगर और ये फिगर दोनों एक ही है, बस हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर पहले ऑर्बिट में जो स्पेक्ट्रम तैयार होता है वो लाइमन का होता है और दूसरे ऑर्बिट में जो सीरीज तैयार होती है वो बामर सीरीज होती है और जो तीसरे ऑर्बिट में जो सीरीज तैयार होती है वो पाश्चन तैयार होगी और जो चौथे ऑर्बिट में तैयार होगी वो ब्रैकेट होगी। मान लीजिए ऐसे तो कई ऑर्बिट हैं तो उसके बाद जो पांचवें में जो ऑर्बिट तैयार होगी वो फुंड तैयार होगी। ये पाश्चन है और ये फुंड है। तो देयर आर 5 सीरीज और ये सीरीज ऐसे तैयार होंगी। तो यहाँ पर जो लाइट हमको मिलेगी वो अल्ट्रा वायलेट मिलेगी, अल्ट्रा वायलेट रेज, और यहाँ पर जो रेज मिलेगी वो विजिबल लाइट मिलेगी और यहाँ पर जो लाइट हमें मिलेगी वो इंफ्रा मिलेगी, इंफ्रारेड, और यही इंफ्रारेड हमको यहाँ भी मिलेगी, यही इंफ्रारेड हमको यहाँ भी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे बनाएंगे। तो ये एटम चैप्टर आज हम थ्योरी इसकी यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।